हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्त आपको कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टैटिक जीके में रेलवे एंड उसके जो जोन्स थे, रेलवे जोन्स जो हमने बोला था, मैंने उसको डिवाइड कैसे जोन्स को डिवाइड किया गया है और कैसे उसके मतलब किस लिए किया गया है और उसका हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, सब मैंने मैप के जरिए से भारत का नक्शा यानी अपने इंडिया भारत देश का नक्शा मैंने बनाया और मैप बनाकर आपको मैंने अच्छे से बताया, लोकेशन बताया कि यहाँ पर है और सभी के मैंने रीजन भी बताए थे आपको। ठीक है दोस्त, उसी तरह आज का टॉपिक्स आपने जैसे कि थंबनेल पर देख लिया होगा और आपके यहाँ पर दिख भी रहा होगा, कोस्टल लाइन और तट रेखा के बारे में है, जिसको कोस्टल लाइन हिंदी में बोलते हैं तट रेखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको मैं बताऊंगा। इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो सीडीएस वाले जो एसएससी सीडीएस एग्जाम होते हैं उसमें आया हुआ एग्जाम में और सीपीओ में भी आया है, जो मैं आपको बताऊंगा, पैरेलल बताते चलूंगा। और आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी वगैरह में से देखने के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनके बंदरगाह यानी जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट से देखने को मिल जाता है कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, कौन सा कोस्टल लाइन कहाँ पर है और कहाँ तक किस इसकी दूरी, तट रेखा की दूरी यानी कोस्टल लाइन की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है। सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और आते भी हैं। यकीन मानिए दोस्त, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप इसको कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने रेलवे जोन्स के बारे में देखा होगा तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि आप उसको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको लोकेशन वाइज और आपको याद करवाया था। उसी तरह आज की क्लास जो होगी हमारी तट रेखा के ऊपर जो है यानी कोस्टल लाइन के जो ऊपर है, ये आपको मैं मैप के जरिए बताऊंगा और आपको अच्छे से याद करवाऊंगा कि आप चाह कर भी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए आप ध्यान दें, कंसंट्रेशन रखें और मेरे साथ बने रहें और ध्यान से पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। चलिए आपका टॉपिक है तट रेखा यानी कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन मीन होता क्या है, तो कोस्टल लाइन के बारे में बात है दोस्त। तो देखिए कोस्टल लाइन क्या होता है, तो कोस्टल लाइन के आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्त, ये आपके सामने जो ये भारत का नक्शा जो दिखाई दे रहा है, हमारा प्यारा देश भारत। देखिए मैंने यहाँ पर स्टेट के नेम्स लिखे हुए हैं, यहाँ जो ऊपर वाला जो है खाली मैंने छोटा हुआ नेम नहीं लिखा, क्योंकि दोस्त देखा जाए तो हमारे भारत के साथ जो समुद्र लगता है यानी ओशन है, जो ओशन है वो यहाँ पर ये सब ओशन का पार्ट है, सभी ओशन में आता है। ठीक है, ये सभी ओशन के अंदर आता है। तो ये जो दोस्त है ये इंडियन ओशन बोला जाता है इसको। इंडियन एकमात्र ऐसा ओशन जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। जैसे कि आपको पता है कि कितने ओशन से टोटल पूरे वर्ल्ड में 5 ओशन है ना। पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया और आपका ये इंडियन ओशन हो गया और आपका साउदर्न ओशन हो गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि दोस्त लगभग 5 है, जिसमें से क्या है कि आपका जो एकमात्र ऐसा जो है, ये एकमात्र ऐसा ओशन जो कि किसी देश के नाम पर रखा गया है वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन लगता है हमारे साथ। ठीक है, और क्लियर है, यहाँ तो पॉइंट है। तो इंडियन ओशन में जो तट रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, कोस्टल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। कोस्टल लाइन होता क्या है, जो हमारे किसी जो भी हमारे जो हमारी जमीन है, भारत देश की जो जमीन के साथ लगने वाला जो एरिया होता है समुद्र के साथ। जैसे ये देखिए, मैंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेता हूँ, महाराष्ट्र और गुजरात दिख रहा होगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गुजरात के साथ जो बाउंड्री बन रही है समुद्र के साथ यानी ओशन के साथ जो बाउंड्री बन रही है, ये सभी कोस्टल लाइन के दायरे में आती हैं। क्लियर है दोस्त। और हर एक अगर मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम के जरिए आप बताऊँ मैं, अगर ये लॉ के अनुसार देखा जाए तो हर एक देश जो भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, जो बाउंड्री बनाते हैं समुद्र के साथ, उनका समुद्र में कितना हिस्सा रहता है, जो समुद्र होता है, जो ओशन होता है, उसका कितना हिस्सा रहता है और कहाँ से कैसे मापा जाता है, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके पोर्ट्स के बारे में बताऊँगा, इसके बंदरगाह के बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं भी अगर ये एक वीडियो में पॉसिबल हो सकेगा तो कर दूंगा। मैं बंदरगाह यानी जो पोर्ट्स होंगे, मैं इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स होंगे उनके बारे में बता दूंगा। और नहीं अगर हो पाया आज की क्लास में हमारे, तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा स्पेशली पोर्ट के ऊपर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्त, रीड करता हूँ, इसको आप समझ गए होंगे। जो वाइट एरिया जो दिखाई दे रहा है पूरा ये सारा, ये क्या है, हमारा समुद्र है। ठीक है, क्लियर आपको। तो देखिए दोस्त क्या होता है, पहले सबसे पहले जानिए, ये आपको जो बाउंड्री हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, देखिए आपको पता है कि पहाड़ पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाया जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया में। यहाँ जो पाया जाता है ये वाला सारा हिस्सा जो जम्मू में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नेपाल एरिया हो गया, यहाँ तिब्बत इलाका हो गया, ये सभी नॉर्थ इंडिया हो गया। तो और ये नॉर्थ वाला हिस्सा कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं। तो यहाँ माउंटेन्स पाए जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्त, उसी तरह कुछ पहाड़ इधर भी पाए जाते हैं हमारे साउथर्न पार्ट में, यानी दक्षिणी हिस्से में भी कुछ पहाड़ पाए जाते हैं। तो उनको किस नाम से जाना जाता है आपको पता होना चाहिए, और पढ़े होंगे आप माउंटेन्स के बारे में।
माउंटेन्स या पहाड़ों के बारे में, हिल के बारे में पढ़ा होगा तो पता होगा दोस्त इसके नाम क्या है, इधर के जो माउंटेन्स होते हैं उसके नाम क्या है। देखिए इसका जो ये माउंटेन्स जो होते हैं, यहाँ पर्वत जो पाए जाते हैं हिमालय पर्वत के जो पार्ट्स है, हिमालय में भी शिवालिक हो गए, नाम जो उनके रेंज है, शिवालिक की पंजाब, बहुत सारे ऐसे रेंज पाए जाते हैं यहाँ भी, तो उनका अलग अलग नाम है। तो ये जब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में पढ़ाऊँगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगा इसको, लेकिन यहाँ के मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं, ये भी पढ़ाऊंगा जब माउंटेन्स तो उसी में आएगा, इधर जो माउंटेन्स होंगे उसी में आएंगे, तो माउंटेन्स का जो क्लास होगा उसमें कराऊंगा। लेकिन मोटा मोटी जो बात करूँ, जो मतलब हमारे वीडियो के इस क्लास समझने के लिए, तो आपको कुछ माउंटेन्स यहाँ पता होना चाहिए, अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो पता होगा। देखिए दोस्त, ये आपको पता है कि ये कौन सा इलाका है, ये ईस्टर्न साइड है, यानी पूर्वी इलाका है, यानी पूर्वी साइड पड़ता है, ये पूर्व में हो गया। ये आपका इस साइड की बात करें, इस साइड में ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न साइड हो गया, ये आपका क्या होगा, पश्चिमी इलाका हो गया, यानी पश्चिमी। तो इधर के जो पहाड़ होते हैं, देखिए दोस्त मैं यहाँ रेड पेन से बताता हूँ, मैं लाइन खींच रहा हूँ, मोटा मोटा समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं लाइन इधर खींच दिया, ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच दिया है मैंने, ठीक है। ये मैंने लाइन इसलिए खींचा, क्या वो बता दो, ये रेड जो लाइन जो जा रहा है, रेड लाइन, ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये रेड लाइन आपको बता रहा है दोस्त, यहाँ पर जो रेड लाइन जो 2 बार उड़ीसा हो गया यहाँ पर, ऐसे कर देखिए, 2 मिनट दोस्त, 1-2 उड़ीसा हो गया है यहाँ, पहले भी करता हूँ अच्छे से हो जाएगी, गलती से 2 उड़ीसा लिखा गया, यहाँ पर मैं करता हूँ सेट इसको, ये आंध्र प्रदेश होगा, पूरा ये आंध्र प्रदेश होगा, ये उड़ीसा हो गया आपका, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश होगा पूरा। हाँ देखिए दोस्तों, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला रेड लाइन, ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये आपको माउंटेन्स को दर्शा रहा है, जो आपके ईस्टर्न साइड यानी पूर्वी इलाके में जो माउंटेन्स हैं, ये इधर का हो गया, ये आपका पश्चिमी रेड लाइन जो दिखा रहा है, यहाँ जो यहाँ पर आके मिल जाते हैं, तो ये आपका हो गया पश्चिमी माउंटेन्स, ठीक है। तो इनका नाम किस नाम से जाना जाता है, ये पहले आपको सवाल में देखिए, इस पहाड़ को, इस पहाड़ी इलाके को, इस पहाड़ को माउंटेन्स को बोला जाता है पूर्वी घाट, यानी ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, ठीक है। मैं इरेज कर दूंगा दोस्त, आप लिख दे रहा हूँ, आपको समझ आ गया। इसको, इस माउंटेन्स को बुला जाते हैं, तो ये आपको वेस्टर्न घाट हो गया, क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट बोला जाता है, ये आपका पहाड़ को, इस साइड के पहाड़ को ईस्टर्न घाट बोला जाता है, इसके वेस्टर्न घाट के बोला जाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्त, ठीक है। और बता दूं मैं एक और बात दोस्त, इधर के जो माउंटेन्स जो है, यानी जो ईस्टर्न घाट है, ये ज़्यादा चौड़े होते हैं, ये चौड़े हैं ज़्यादा, क्या है, चौड़े हैं, ठीक है। आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, मैंने चौड़ा बनाया है, इसको पतला बनाया है, और ये जो होते हैं ये नैरो होते हैं, यानी पतले होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यानी जो वेस्टर्न घाट है ये पतले होते हैं, ईस्टर्न घाट क्या है, आपके चौड़े होते हैं, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो आपके ये ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ये ऊंचे होते हैं, आपके वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, यानी हाई कह सकते हैं। ये आपके थोड़े से इसके कंपेयर में, यानी वेस्टर्न घाट के कंपेयर में करें तो, तुलना करें तो ईस्टर्न घाट क्या है, छोटे होते हैं, कैसे छोटे होते हैं, यानी मतलब ऊंचाई कम होती है, तो मान लीजिए छोटी यानी ऊंचाई कम होती है, ठीक है। यहाँ पर आके ये मिल जाते हैं, यहाँ नीलगिरी में मिलते हैं यहाँ के, ठीक है दोस्त। चलिए जब मैं बताऊंगा फिर बताऊंगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपको मेन, आपको जो कोस्ट लाइन के बारे में अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मेन आपकी जो हमारा जो वीडियो है कोस्ट लाइन के ऊपर है, यानी तटीय रेखा के बारे में है। तो तटीय मैदान बोल देते हैं, तो हम तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। तो और देख लीजिए दोस्त, एक और बात, यहाँ पर आपको एक ही साइड से मैं समझा दूंगा, पहले हर एक देखिए, किसी भी देश के अंदर कितना समुद्र का हिस्सा मिल रहा है, समुद्र पर कितना हक है, कोई भी देश है उसका समुद्र पर कितना हक है, कितना हक जता सकता है, तो उसको मापने के लिए क्या होता है दोस्त, हर एक कंट्री में, हम पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है जो समुद्र के किनारे बसी हुई हैं, उनके उस समुद्र में कितना हिस्सा है, वहाँ पर कहाँ तक अपना हक जता सकता है, वहाँ पर माइनिंग कर सकता है, या वो खोज कर सकता, मछली पकड़ सकता, जो भी मतलब है, तो वो जो होता है दोस्त, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उसके लिए मापने के लिए क्या किया जाता है, एक बेस लाइन खींचा जाता है। देखिए क्योंकि देखिए बेस लाइन क्यों खींचा जाता है, सवाल आता है बेस लाइन क्यों खींचा जाता है। देखिए दोस्त क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम, तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, क्या है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अगर मैं खींचूँ, यहाँ से समुद्र की दूरी मापने के लिए लाइन खींचूँगा, तो ये इधर से कुछ अलग आएगा, यहाँ से अलग आएगा, अगर इधर से अलग आ रहा है, इधर से अलग आ रहा है, फिर इधर से नीचे और हो गया, इधर थोड़ा और अलग आएगा। इस तरह ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ अलग अलग आएगा ना।
तो इसीलिए क्या कहता है, एक पैरेलल लाइन कह देते हैं उसको हम, पैरेलल लाइन या कंटिन्यूस लाइन खींच लिया जाता है। पैरेलल लाइन या कंटिन्यूस लाइन इसलिए खींचा जाता है ताकि आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर किया जा सके, यानी एग्जैक्ट दूरी नापी जा सके। जैसे कि देखिए कैसे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच दी जाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये हल्की से टेढ़ी है, लेकिन दोस्त ये देखिए इसके मुकाबले जिग जैग जैसे टेढ़ी मेढ़ी बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में ये उससे पैरेलल है, और यहाँ से जो दूरी नापी जाती है वो एग्जैक्ट नापी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह इधर भी, वैसे इधर इस साइड में तो बराबर ही है, लेकिन इधर भी ऐसे खींचा जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ हो गया, फिर इसको ऐसे खींचा जाता है। ठीक है दोस्त, ऐसे क्लियर है। तो इस तरह ये खींच के नापा जाता है। ठीक है, ऐसे नापी जाती है, यहाँ से दूरी नापी जाती है समुद्र की तरफ। क्लियर है फ्रेंड, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलता है दोस्त, बेस लाइन। ये होता है बेस लाइन। पहले सबसे पहले जानिए समुद्र में दूरी किससे नापी जाती है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए समुद्र में दूरी मापी जाती है, उस यूनिट का नाम क्या है। तो उस यूनिट का नाम है नॉटिकल माइल। देखिए नॉटिकल माइल लिखता हूँ मैं, समुद्र में यानी आपकी समुद्र की दूरी नापनी है, डिस्टेंस मेजर, डिस्टेंस मेजर इन ओशन या सी, क्या ओशन समुद्र का ये या सागर का ये, तो आपको ये यहाँ लिखता हूँ नॉटिकल माइल में लिखा जाता है। किसमें, नॉटिकल में, नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है। ठीक है, नॉटिकल माइल में मापा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसमें मापा जाता है, नॉटिकल माइल में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, समुद्र में कहीं भी दूरी नापनी है। और पता है ये इंडियन ओशन, इंडिया में नहीं, ये लाइन ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रहा होगा बेस लाइन हो गया। ठीक है, ये बेस लाइन हो गया किसी भी कंट्री में, वहाँ से बेस लाइन से ही समुद्र में अपनी दूरी मापता है बेस लाइन से, और वहाँ पर हक जाता था कितना कितना आता है। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो बनाया गया उसके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको सब। तो एक नॉटिकल माइल की जो वैल्यू होती है, 1 नॉटिकल माइल, एनएम लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 1.852 किलोमीटर। यानी एक नॉटिकल माइल, ये आपको न्यूमेरिकल याद रख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, तो 1.852। कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जैसे 1 माइल कितने के बराबर होता है, तो जैसे पैथोमीटर कितने बराबर होता है, ये सब पूछ सकता है ना दोस्त। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा 1 नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये क्लियर हो गया दोस्त, ये क्लियर हो गया। चलिए देखिए, मैं हर एक चीज़ यहाँ लिखते जाऊँगा, जो इरेज भी करूँगा, क्योंकि मैंने मैप बना रखा है, मैप एरिया को समझाना था। ये मैंने आपको जो मेन पॉइंट होगा लिखवाऊंगा, तो यहाँ लिख दूँगा, फिर इसको इरेज कर दूँगा। ठीक है, तो आपको यही समझ आ गया होगा कि दूरी मापा जाता है नॉटिकल माइल्स में, और एक नॉटिकल माइल होता है 1.852, यानी 1 किलोमीटर 852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए, ये आपका हो गया बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन। देखिए बेस लाइन से, अब यहाँ रेड लाइन खींचूंगा मैं। ठीक है, बेस लाइन से अगर 12 किलोमीटर दूरी जाती है यहाँ से बेस लाइन, अब देखिए दूरी मापना है कैसे, बेस लाइन से हम 12 किलोमीटर आ गए। देखिए मैं एक साइड समझाता हूँ, आप देखिए कहीं भी बेस लाइन से सभी डायरेक्शन में 12 किलोमीटर नापा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक साइड समझाता हूँ आपको, इस साइड समझा रहा हूँ। तो बेस लाइन से 12 किलोमीटर सॉरी 12 नॉटिकल माइल हो गए। यहाँ पर मैंने अभी बोला था कि नॉटिकल माइल में 12 नॉटिकल माइल, यानी 12 नॉटिकल माइल दूर क्या होगा, ये लाइन ने खींच दिया। ये जितना 12 नॉटिकल मील जो है, माइल की बात करें 12, यानी बेस लाइन से जो देखिए अगर पूछेगा कि आपके जो एक्चुअल बाउंड्री है भारत की, उससे बेस माइल कितनी दूरी है, तो ये डिस्टेंस नहीं नापा जाता है बेस लाइन से, ये डिस्टेंस नहीं मेजर में होता है। ये बेस लाइन खींच देते हैं, इमेजिनरी लाइन बोला जाता है, इसको खींच सकते हैं, यहाँ से दूरी मापी जाती है। तो यहाँ से हमेशा जो भी पूछेगा आपसे बेस लाइन से कितना दूर होता है आपका जो लाइन जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कितना दूर होता है, ये आपसे पूछ सकता है। बेस लाइन से कितना दूर होता है, ओशन बॉर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओशन बॉर्डर, यानी इसको बोलते हैं समुद्री सीमा। ठीक है, बेस माइल से समुद्री सीमा कितना दूर होता है, तो 12 नॉटिकल माइल, यानी 12 नॉटिकल माइल। हर एक कंट्री का, जरूरी है भारत का बता रहा हूँ, भारत के हमारे हम लोग भारत में रहते हैं, तो मैंने भारत के जरिए आपको ये बता रहा हूँ। ये हर कंट्री, जो भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, सभी जो समुद्र किनारे बसी हुई हैं, तो उनके समुद्र में कितना हिस्सा आता है, यानी उनके जो उन हर एक कंट्री के बाहर एक बेस लाइन बनाई जाएगी, और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल है ना, 12 नॉटिकल माइल एक जो एरिया आएगा, 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो एरिया आएगा उसको बोला जाता है, खींच लेंगे तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, जैसे रेड लाइन। ये रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हो गया क्या, इसको बोलते हैं ओशन बॉर्डर, यानी समुद्री सीमा। क्या बोला जाता है, ओशन बॉर्डर। इसी तरह इधर भी मैं खींच देता हूँ आपको,
12, यहाँ भी 12 किलोमीटर ले लेता हूँ, ये भी आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी 12 आपका ये हो गया क्या 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, ये आपको क्लियर। इसी तरह ये हो गया, यहाँ तक भारत का हिस्सा ये हो गया, ये हो गया आपका ओशन बॉर्डर। ये ओशन बॉर्डर क्या है, इसलिए क्यों बनाया जाता है ओशन बॉर्डर? देखिए ओशन बॉर्डर पूरा कह दें एकदम 100%, किसी भी अगर ओशन बॉर्डर जो हो गया, बेस लाइन से ओशन बॉर्डर के बीच में जो एरिया आ गया, वो 100% कह दें पूरी तरह से उस कंट्री के बारे में कहें, उस कंट्री का पूरा हक होता है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं हो अपने फैसले इस 12 नॉटिकल मील के अंदर कोई भी अपने समुद्र से तहत कानून बनाना हो और उस फैसला लेना हो, लेने के लिए सक्षम होता है, इंडिपेंडेंस होता है, स्वतंत्र होता है। कैसे? अगर कोई भी मान लीजिए इधर मान म्यांमार आइए, देखिए आपको म्यांमार दिखाई दे रहा होगा, बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। अगर म्यांमार, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर म्यांमार की शिप या एरोप्लेन इसके ऊपर से जहाज की बात करें, उसके एयरक्राफ्ट की बात करें, चाहे अगर सबमरीन की बात करें, कुछ भी इसका जो भी है, अगर बिना परमिशन के भारत सरकार से म्यांमार सरकार ने परमिशन नहीं लिया है और अपने जहाज को इसके ऊपर से उड़ा दिया है, जहाज की बात कर रहा हूँ, एरोप्लेन की बात, इसको ऊपर उड़ा दिया है, चाहे मतलब कहते हैं आप एयरक्राफ्ट को लेके घुस गया है, या सबमरीन को घुसा दिया है, या पानी वाला शिप को, जो शिप बोलते हैं, जो पानी वाला जहाज को घुसा देता है, तो बिना परमिशन के अगर इसने घुसा दिया म्यांमार ने इस इंडियन ओशन के मतलब बॉर्डर क्या बोलते हैं ओशन बॉर्डर के यानी समुद्री सीमा के दायरे में, भारत के जो समुद्री सीमा है उसके अंदर घुसा देता है, तो भारत सरकार बिना परमिशन के या बिना मतलब भारत यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर तैनात होंगे फौज, जो भी हमारे यहाँ कोस्ट लाइन की जो फोर्स होगी या हमारे जो नेवी के फोर्सेस होंगे, वो बिना किसी के परमिशन के क्या करेंगे, उसको उड़ा सकते हैं, उड़ा देंगे, यानी को मारने के लिए सक्षम है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये बिना परमिशन के वो घुस गया है हमारे कहाँ पर बाउंड्री सीमा में, यानी हमारे ओशन बाउंड्री, यानी भारत जो हमारे समुद्री सीमा के अंदर घुस गया बिना परमिशन के, ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो इसमें किसी की इजाज़त नहीं, अगर इसने नहीं पूछा है, भारत सरकार से घुसा देता है, तो ये लोग हमारी नेवी को मार गिराएगी या हमारी एयरफोर्स भी गिरा सकती है मार, क्योंकि हमारे ऊपर से जाएंगे तो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये आपका क्या बोलते हैं 12 नैनोमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका समुद्री सीमा, ठीक है, 12 नैनोमीटर आपके कहाँ से, बेस लाइन से। दूसरा मेरे प्यारे भाई आता है आपका क्या, दूसरा आपका देखिए यहाँ से बेस लाइन से अब आ जाइए आप 24 किलोमीटर, 24 नैनो एनएम का मतलब नॉटिकल माइल्स। तो ये देखिए मैंने ये आपको अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा होगा, ये अंडमान निकोबार की बात करें तो ये इतना नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है हमारे से। तो ये मैं बोर्ड पर किया है, जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये बोर्ड पर जगह ना होने के कारण नज़दीक पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से मैं लिख देती हूँ, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब ये समझिए कि ये जो है ये इसके अंदर नहीं आता है, हमारे ये जो 24 हो गया ना बेस लाइन से, 24 NM के बीच में, यानी नॉटिकल माइल्स के बीच में नहीं आता, ये इधर बहुत दूर है, अभी बहुत भारत की सीमा, बाउंड्री सीमा कह दिया, बेस लाइन से बहुत दूर है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है, बहुत दूर है। तो ये अगर यहाँ जगह नहीं होने के कारण मैंने ड्रॉ कर दिया, इसलिए लाइन समझिए, ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर इसके ऊपर नहीं करूँगा, ठीक है, ये दूर है, ठीक है। तो इसका भी अलग से मैं बता दूंगा। 24 NM जो आपका नॉटिकल माइल की बात करूँ तो देखिए दोस्त क्या होता है इसमें, 24 जो नॉटिकल माइल है इसमें क्या होता है दोस्त कि इसमें इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र। ये बारे में बताता हूँ, आप एक सेकंड रुक जाइए, गर्मी बहुत है। देखिए दोस्त, ये संलग्न क्षेत्र है, ये क्या है आपका संलग्न क्षेत्र। इसमें क्या होता है, ये 24 नैनो, इसमें कोई भी जहाज, जैसे हमारे म्यांमार सरकार इसके अगर इसमें प्रवेश कर जाता है, यहाँ मान लीजिए सब कोई भी, यहाँ एग्जाम्पल के मैं म्यांमार ले रहा हूँ, कोई भी कंट्री होगा, चाइना भी हो सकता है, ये बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो म्यांमार के इसलिए म्यांमार नज़दीक है, मान लीजिए म्यांमार है, म्यांमार ने कोई अपना ट्रेड करना है, मान लीजिए इसमें ट्रेड करना है, इधर आपको पता है इस साइड में क्या है, इस साइड में कौन सी कंट्री है, सभी अरबियन कंट्री है। मान लीजिए इधर दुबई बना है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं दुबई है, ठीक है। तो म्यांमार ने दुबई में व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो उसने अपना यहाँ से माल लोड करके अगर इधर भेज देता है, या दुबई से कोई शिप लोड होकर इधर जा रही है म्यांमार की तरफ, तो हमारे इस 24 नॉटिकल माइल जो हमारे ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, अगर कोई कंट्री घुस जाती है तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, ऐसे बोल सकते हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोला जा सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर घुस जाती है, ठीक है,
इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोल सकते हैं संलग्न क्षेत्र को, इसके अंदर से ये पार कर रही हैं दोनों कंट्री, ये वाली इधर से पार कर गई है हमारे इसके भीतर से 24 नॉटिकल माइल के भीतर से पार कर रही है। अगर देखिए दो तरह के एग्जाम में ड्रॉ हो सकता है, एग्जाम आ सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा। पहले अगर बेस लाइन से आपका संलग्न क्षेत्र की दूरी कितनी है, तो 24 नॉटिकल माइल है, ये पता होना चाहिए। अगर पूछे ये आपको ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी आपकी ओशन बॉर्डर, क्या है ओशन बॉर्डर है ये वाली लाइन। ओशन बॉर्डर से बात करें तो ये 12 है, कितना है 12 है। तो पूछे कि ओशन बॉर्डर से कितनी संलग्न क्षेत्र की दूरी होती है, तो आपकी 12 है। ये इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की कितनी है, आपकी 12 है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, अगर ये पार कर रहा है 24 के भीतर से जा रहा है, यानी आपको ये संलग्न क्षेत्र के भीतर जा रहा है म्यांमार की तरफ से, तो ये क्या करेगा, भारत सरकार उसको देखिए, भारत की नेवी या एयरफोर्स कोई भी, या उसको देखिए उसको मार कर नहीं गिराएगी, उसको टैक्स लेगी, सर टैक्स पे करेगी, मतलब कहेगा टैक्स दो हमको, टैक्स लेने के लिए सक्षम है, टैक्स लेगा, ठीक है। उसको गिराएगा नहीं मार, लेकिन टैक्स करेगा। कोई भी जहाज जहाँ जाएगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, देश को जिसके दायरे के अंदर आया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आपको पता लग गया, ठीक है। तो टैक्स पे करना है तो टैक्स ले सकती है ये, मतलब कोई भी जो आपका संलग्न क्षेत्र है, ये इसके भीतर किसी भी देश का जो संलग्न क्षेत्र होता है उसमें से किसी दूसरी का नए कंट्री का जहाज जा रहा है तो वहाँ से वो टैक्स लेता है, ठीक है। ये आप क्लियर है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए क्या आगे देखिए, ठीक है, ये आपको पता लग गया। यहाँ भी मैंने यहाँ भी लिख देता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से 24 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अब आ जाइए बेस लाइन से बात करें। अब ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, ये जो बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील जो है लाइन खींचा जाएगा। देखिए 200 नॉटिकल मील के अंदर हमारा ये अंडमान निकोबार नहीं आता है, अभी भी बहुत दूर पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार। हमारे जो हमारी मुख्य जमीन जो मुख्य सीमा होती है, जो जमीनी सीमा है भारत की, उससे बहुत दूर है। तो ये यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस 200 नॉटिकल माइल में कोई भी जहाज बिना परमिशन के घुस जाएगा इसके अंदर, कोई भी जहाज हो, शिप हो, हवाई जहाज हो, शिप हो या सबमरीन हो, इसके अंदर से 200 नॉटिकल माइल आपको दिखाई दे रहा है, इसके भीतर से क्या होगा, जा सकती है, चला जाएगा, जा सकता है, ठीक है, ये को पता है, चला जाएगा, ठीक है, जा सकता है। लेकिन क्या है दोस्त, उसमें जाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो कोई भी हमारे चाइना का जहाज है, मान लीजिए चाइना से कोई ट्रेड जा रहा है, ट्रेड के लिए कोई शिप जा रही है, तो क्या होगा, वो तो 200 नॉटिकल मान लीजिए 24 नॉटिकल माइल के भीतर में से जाएगी, है ना, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा भारत सरकार को, ठीक है। अगर 12 नॉटिकल माइल के भीतर से जाएगी, तो अगर उसने परमिशन नहीं लिया है हमारी गवर्नमेंट से, तो अब हमारी नेवी उसको गिरा देगी मार के, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर वो 200 नॉटिकल माइल से जा रहा हो, परमिशन नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और टैक्स भी नहीं देगा, क्योंकि टैक्स के लिए कुछ नहीं, लेकिन टैक्स नहीं देगा, तो इसको आप बोलेंगे तो सर इसका टैक्स नहीं दे, टैक्स हम ले नहीं रहे हैं, तो 200 नॉटिकल माइल का हमें क्या फ़ायदा है। तो इसका बहुत फ़ायदा है दोस्त, बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ आपको, ये इस साइड से समझा रहा हूँ। ये 200 नॉटिकल माइल आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके भीतर क्या है दोस्त, अगर इसके भीतर अगर कोई यहाँ कोई भी चीज़ मिलती है, मतलब माइनिंग या पेट्रोल मिलता है, समुद्र के, आपको पता है समुद्र के नीचे बहुत से माइनर पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाए जाते हैं, नेचुरल गैस पाया जाता है, और भी बहुत से क्या दें आपको, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, और नॉन मेटल्स बहुत सी जैसे पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो नीचे पाए खनिज, जो भी खनिज मिलता है, ठीक है, वो इस 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर किसी भी देश में बता रहा हूँ, किसी भी देश के जो समुद्री सीमा के साथ देश बन रहा है, समुद्र के साथ बाउंड्री लगाता है वो देश, और वहाँ से इसके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक, अगर उस क्षेत्र में उस देश के कोई भी देश का जो 200 नॉटिकल माइल होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत का 200 नॉटिकल माइल के भीतर यहाँ कोई भी चीज़ मिलता है, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम मिल जाए, नेचुरल गैस मिल जाए, तो डायरेक्ट वो किसका हो जाता है, भारत सरकार का हो जाएगा, उस देश का हो जाएगा जिस देश का ये 20, इसको बोलते हैं, मैं नाम बताता हूँ, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी इसको हिंदी बोले अनन्य आर्थिक जोन क्षेत्र, ठीक है। यानी
ये जो लाइन दिखा रहा होगा, ये जो एरिया होगा पूरा, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, अन्य आर्थिक क्षेत्र। इस जो 200 नॉटिकल माइल के जो भीतर का जो दायरा है, तो इस दायरे में जो भी चीज़ पाई जाती है, मछलियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर मछलियाँ ले मान लीजिए, मछलियाँ तो आपको बेस लाइन जहाँ तक यानी 12-12-24 और प्लस आपका 224 भारत सरकार का किसी भी देश का जो भी होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक 200 तक, यानी क्या पूरे देखे टोटल 224 नॉटिकल माइल हो रहा है बेस लाइन से, है ना, हो रहा है ना, 12 ये 200 यानी 224 हो रहा है। तो 224 नॉटिकल माइल्स तक तो डायरेक्टली उस कंट्री के तो आ ही गया है, यानी 12 तो आप कह सकते हैं 100% उसका है, उसमें आप बिना परमिशन घुस ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट जो 12 है, यानी जो आपका ये दिखाई दे रहा है संलग्न क्षेत्र, जो यानी आपको इंक्लूसिव की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला जो 12 है दोस्त, तो इसमें क्या है, वो टैक्स ले लेता है। तो ये दोनों की बात ही छोड़ दें, इसमें तो कुछ नहीं ले रहा था, ना टैक्स ले रहा है, ना उसको उसका हक जता रहा है। लेकिन इसको देश के अंदर, इस देश का 200 नॉटिकल माइल क्या है, हिस्सा है बेस लाइन, क्या है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बनता है। नहीं, यहाँ तक 200 डायरेक्ट 200 के बीच ही आता है, हाँ 200 के बीच आता है, 224 नहीं आएगा, 200 के बीच आएगा। 224 मैंने गलती से बोल दिया, 200 यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो क्या होता है कि यहाँ तक जो ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इसमें कुछ भी मिले, कोयला मिले, पेट्रोलियम मिले, नेचुरल गैस मिले, यहाँ इवन तक यहाँ मछलियाँ मिलती हैं, तो भी इस देश का हक है उस पर। किस देश का हक है, जिस देश के अंदर आता है। तभी हम भारत का नक्शे से समझा रहे हैं, तो ये भारत का दिखाया जाता है, ये भारत का इस 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में क्या होगा, जो भी कुछ मिलता है खनिज पदार्थ, वो इसका हक है, भारत का हक है यहाँ पर। अगर वहाँ पर कोई भी देश, अगर यहाँ बात करें, अगर चाइना भी यहाँ अगर नेचुरल यहाँ पेट्रोलियम खोज लेता है ना, इस क्षेत्र में 200 नॉटिकल माइल के भीतर में अगर चाइना भी खोज लेगा पेट्रोलियम, या चाइना तो छोड़िए बच्चा है, तो आप यूएसए की बात करते हैं, यूएसए भी अगर यहाँ खोज लेता है पेट्रोलियम ना, तो उसको भारत को ही देना पड़ेगा, भारत को ही देगा, क्योंकि भारत का हक है इस पर, भारत सरकार का हक है, तो भारत को ही देगा वो। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में अगर किसी भी देश का जो 200 बाउंड्री सीमा जो उसके जो क्या बोलते हैं बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स है, उसके भीतर जो भी कुछ मिलता है डायरेक्ट उस देश का हक होता है, ठीक है। उसमें कोई भी चीज़ नहीं देता, उसको लुटाना पड़ता है, या मछलियाँ ही पकड़ेगा तो इस देश को ही देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंट्री आगे अगर मछली पकड़ती है तो उसको भारत को ही देना पड़ेगा, भारत के अंदर है, ठीक है, ये क्लियर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पाकिस्तान के जो 200 नॉटिकल माइल्स के भीतर में चाइना लेके चला गया है मछलियाँ। चाइना हाल ही में क्या किया था कि मैं आपको अगर नहीं सुने तो मैं बताता हूँ, चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान की यहाँ समुद्री सीमा लगती है, देखिए इस साइड में ऊपर की तरफ लगेगी, यहाँ से कराची बंदरगाह यानी कराची पोर्ट पाया जाता है इस साइड में, यहाँ कराची पोर्ट पाया जाता है, उसके आसपास जो 200 नॉटिकल माइल्स बनता था, वहाँ से क्या क्या चाइना आया, इधर से आया, इधर से घूम के यहाँ चाइना घूम के आया और यहाँ से मछलियाँ पकड़ के चला गया। पाकिस्तान ने कुछ नहीं, तो पाकिस्तान इसलिए नहीं करेगा, कुछ क्यों नहीं करेगा कि वो तो गुलाम है चाइना के, पाकिस्तान तो क्या है, गुलाम है, उसका तो बात छोड़ो, पाकिस्तान का गुलाम है, चाइना पाकिस्तान का गुलाम है, सॉरी पाकिस्तान चाइना गुलाम है, क्योंकि ये इतना ना कर्जा दे दिया इसको, इतना ना इसको कर्जा डुबा दिया है कि अब वो कुछ बोल ही नहीं सकता है बेचारा इसको। चलो छोड़ो उन दोनों के बारे में। तो ये आपके पास दिखाई दिया, ये समझ आ गया क्या बेस लाइन क्या होता है, आपका ओशन बॉर्डर क्या होता है, संलग्न क्षेत्र यानी इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया ये चीज़ें। अब देखिए दोस्त क्या होता है, एक बात और, बाकी इसके बाद जो आपका समुद्री क्षेत्र जो बचा है, जो भी समुद्री क्षेत्र बचा है, ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट के चाहे इंटरनेशनल मामला हो गया, तो इंटरनेशनली जो भी इंटरनेशनल इस पर कार्रवाई जो भी चीज़ें मिलती है उनका इंटरनेशनल के दायरे के अंदर आता है, ठीक है दोस्त, ये आपको पता लग गया। अगर इस क्षेत्र में कोई द्वीप मिलता है, आइलैंड भी मिलता है, तो इस देश का ही होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई आइलैंड मिल गया, कोई चाइना ने खोज दिया यहाँ आइलैंड, तो ये चाइना ने अगर आइलैंड खोजा तो चाइना का हक होगा, नहीं चाइना का हक नहीं होगा, ये भारत का ही हक होगा। तो देखिए दोस्त एक और बात, ये अंडमान निकोबार है, तो हर एक अब देखिए आपको पता है अंडमान निकोबार भी भारत का ही क्षेत्र है, यहाँ लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है भारत का ही क्षेत्र है। तो अंडमान निकोबार भी क्या करेगा, यहाँ एक बेस लाइन बनाता है, अंडमान निकोबार के आसपास एक बेस लाइन बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 12 किलोमीटर बेस लाइन से 12 किलोमीटर का क्या बनेगा आपका ये ओशन बॉर्डर बनेगा 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद संलग्न क्षेत्र बनेगा 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल उसका संलग्न क्षेत्र बनेगा। फिर आपका 200 नॉटिकल माइल्स आपका क्या बनेगा,
आपका 200 नॉटिकल माइल से बनेगा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक नया आर्थिक क्षेत्र बनेगा। देखिए दोस्त, पोर्ट ब्लेयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारे जो समुद्री दायरे का हमारा हक जताने की बात करें हम, समुद्र पर अगर हमारा समुद्री क्षेत्र पर पोर्ट ब्लेयर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये सब हमारा जो एक डायरेक्शन बना रहा है, ये साइड डायरेक्शन बना रहा है, ये डायरेक्शन बना रहा है, लेकिन ये आपको 360 डिग्री में बना रहा है ना, ये साइड में घूम रहा है, ये साइड में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र हमको ये अंडमान निकोबार देता है। इसी तरह लक्षद्वीप देगा हमको, ठीक है, इस तरह लक्षद्वीप देगा। तो आप बोलेंगे 10, अगर ऐसे बात, सर आप ऐसे बोल सकते हैं सर, अगर ऐसी बात है तो चाइना भी हमारे इकोनॉमिक जोन में आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है, क्योंकि 200 नॉटिकल मील के दायरे में आता है। तो देखिए दोस्त, चाइना एक अलग देश है, तो चाइना अलग देश है, तो अगर एक सॉरी चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, चाइना के बारे में क्यों आ रहा है मन में, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे श्रीलंका भी तो हमारे क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है, यानी अन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर आ रहा है, तो हमारा इस पर हक होना चाहिए। देखिए दोस्त, हम लोग भारत हैं, हम लोग अतिथि देवो भव वाले तुमको मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी भी जबरदस्ती अपना हक नहीं जताते हैं। अलग देश है ये, शुक्र मनाओ श्रीलंका जो है चाइना के नीचे नहीं है, ना तो जैसे चाइना ताइवान को अपना हथियाने लग गया है, ताइवान पर कब्जा करने के लिए फिराक में है ना, तो चाइना का श्रीलंका के नीचे होता है तो श्रीलंका तो कब का ही ले लेता हो। तो ऐसा कि इसका भी तो संलग्न क्षेत्र बनेगा, इसका भी अपना बनेगा इकोनॉमिक अन्य आर्थिक क्षेत्र बनेगा, इसका भी तो बेस बॉर्डर बनेगा और ओशन बॉर्डर बनेगा, है ना, बेस लाइन बनेगा। तो ये क्या होता है, इसका कैसे होता है, तो कि ये लाइन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन अभी मैंने ड्रॉ किया, तो इस लाइन के इधर का जो क्षेत्र होगा वो श्रीलंका का होगा, इसके ऊपर वाला भारत का होगा, इस तरह बांट दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये क्लियर होगा। अब आ गया यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश के पास अगर बात करें तो देखिए, बांग्लादेश ये हमारा इधर से बांग्लादेश ऐसे ले लेता है हिस्सा त्रिकोण में, ठीक है। तो ये तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पर मैंने बताया आपको पहले, ये बोर्ड छोटा है, उस पर ये बनाया गया, तो इसलिए बनाने के कारण ये क्या हुआ, साफ साफ नहीं आपको मतलब छोटा पड़ जा रहा है, तो ये भीतर। और आपको पता है कि अगर मैप में अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर चल लेता हूँ तो वो हज़ारों मतलब हज़ार नहीं 200-300 किलोमीटर आदमी चल देता है। अगर 1 सेंटीमीटर से मैप पे चल दिया जाए तो यहाँ पर देखिए ये आपका 100-200 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। इसी यहाँ से अगर मैं 4-5 मिनट चल दूँ तो छत्तीसगढ़ पहुँच जाऊँगा कि नहीं पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए तो आप ये बात सोचें, ये पोर्ट ब्लेयर काफ़ी दूर है, इसका काफ़ी वो है, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार का ये बन जाएगा उसका क्षेत्र, ठीक है। पाकिस्तान के सभी देश जो बाउंड्री बनाते हैं, सीमा बनाते हैं आपके इसके साथ, समुद्र के साथ, तो उनका ऐसा बनता है। तो आई होप दोस्त यहाँ तक आपको समझ आया होगा, मज़ा आ रहा होगा, समझ आया, शानदार कंसेप्ट देख लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए, मैंने अच्छे से बताया कैसे कैसे होता है। अब आपके पास क्या बच गया, अब आपके पास बच गया पोर्ट्स बच गए, बंदरगाह बच गए। क्या बच गया मेरे भाई, आपके पास पोर्ट और बंदरगाह बच गए। तो चलिए भाई मैं पोर्ट बताता हूँ, आपको बताता हूँ, इसी को इरेज करता हूँ, पहले साफ साफ करता हूँ पहले। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड, दोस्त, तो मैंने ये इरेज कर दिया। अब हमारा रह गया टॉपिक पोर्ट का। देखिए वो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है काफ़ी, ठीक है। तो पता है आपको कि वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो आप लोग को देखने में भी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए ये क्लास आपका जो तट रेखा यानी कोस्टल लाइन पर ही हम रेस्ट करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। कोई भी डाउट होगा आपको इससे रिलेटेड, आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, और अगर मेरे से गलती होगी तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आगे जो आपकी पोर्ट्स के बारे में होगा, जो बंदरगाह के बारे में होंगे, इंपॉर्टेंट बंदरगाह, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होंगे, इसी तरह मैप एरिया में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। देखिए अगर बात करें पोर्ट्स की, तो हमारे पूरे भारत में 250 लगभग 250 पोर्ट हैं, ठीक है। 250 पोर्ट है, जिसमें से हमको 250 से याद नहीं रखने हैं, छोटे बड़े सभी। तो आपको बताता हूँ, मैनली बताता हूँ। हाँ देखिए, जो यहाँ पर आपको बताता हूँ क्लास में जो क्या होगा। देखिए दोस्त, ये जो पोर्ट होगा, ये वाला जो पोर्ट आता है आपका, ये जो मैंने बनाया, ये आपका इधर का, यहाँ पर आपका क्या है, ये इलाका। देखिए तटीय लाइन की बात करता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैं तट रेखा की लाइनें बदलती है, ये हमारा इसमें आता है जो कौन कौन सा मैदान हमारे यहाँ बनता है, तो आपको मैं समझाता हूँ, समझ जाइए पहले, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये जो आपको पड़ता है, जो ये वाला
मैं पहले डायग्राम अच्छे से कर देता हूँ, जो मिट गया है इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ पहले, तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्त, ये जो तटीय मैदान जो ये गुजरात वाला दिखता है आपको, यहाँ ड्रॉ हो गया, तो ये आपका कठियावाड़, कठियावाड़ बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होता है। कठियावाड़ तटीय मैदान हो गया, ठीक है, यानी कोस्टल लाइन एरिया हो गया। ठीक है, तो ये आपका कठियावाड़ हो गया। ये महाराष्ट्र, ये देखिए कितना है, एक हो गया ये। अब यहाँ से महाराष्ट्र से आपका यहाँ गोवा, यहाँ पर गोवा है, ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा तक जाएंगे तो यहाँ पर आपको सहाद्री, 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 सहाद्री तटीय मैदान मिलेगा। सहाद्री या कोंकण बोलता है, जो क्या होता है सहाद्री और कोंकण, सहाद्री और कोंकण बोला जाता है। ठीक है, कोंकण इसलिए बोला जाता है गुजराती और गुजरात, यहाँ पर गुजरात कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ गोवा के कारण से कोंकण ही बोला जाता है। ठीक है, तो सहाद्री और कोंकण का मैदान बोला जाता है इसको तटीय, यानी आपको कोस्टलाइन मैदान कह सकते हैं, कोस्टलाइन क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, एरिया कह सकते हैं। तो पहला आपका कठियावाड़ हो गया, आपका दूसरा सहाद्री हो गया। अब यहाँ कर्नाटक का दिखाया जा रहा है, कर्नाटक, कर्नाटक ये वाला, ठीक है, यहाँ तक कर्नाटक का होगा। तो ठीक है, कर्नाटक हो गया। कर्नाटक का जो तटीय मैदान होता है कर्नाटक का, तो कर्नाटक का आपका बोला जाता है कन्नड़, कन्नड़ नाम लिखिए, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है कर्नाटक में वो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए वहाँ के तटीय मैदान को कन्नड़ और या केनारी क्या बोला जाता है, या केनारी होता है, केनारी, केनारी कन्नड़ या केनारी कोस्टल लाइन बोला जाता है, कोस्टल लाइन। देखिए कोस्टल लाइन का मतलब समझिए तटीय मैदान, हिंदी में इंग्लिश में देखिए तट रेखा बोल देते हैं, एक में तटीय मैदान कह दीजिए इसको, इंग्लिश में कोस्टल लाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये कन्नड़ और किनारी बोला जाता है आपका कर्नाटक के तटीय मैदान को। ये केरला आ गया आपके पास, क्या हो गया, 3 1 2 या 3, ये चौथा होगा केरला। केरला का बोला जाता है मालाबार, इसका नाम तो पक्का सुने होंगे आप, एग्जाम में बहुत बार आया भी हुआ मालाबार। मालाबार तटीय मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आपका ये पाया जाता है कहाँ पर, केरला में। ठीक है, तो ये भी आया हुआ, सहाद्री भी आया हुआ, ये गुजरात का भी आया हुआ, ये आप कर्नाटक का बहुत कम आया है, ये मे भी मैंने तो देखा नहीं है, बाकी आपने देखा होगा। तो कन्नड़ और किनारी का आपको याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कन्नड़ कर्नाटका में, किनारी भी कर्नाटका में। सहाद्री कोंकण की बात करें तो गुजरात कह सकते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात का है, कठियावाड़ गुजरात का है, मालाबार केरला का है। अब आ जाइए यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु का आधा देखिए तमिलनाडु पूरा और आधा आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पूरा और आधा आपका आंध्र प्रदेश के मैदान को बोला जाता है कोरोमंडल। क्या बोला जाता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल बोला जाता है। कोरो, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, कोरोमंडल तटीय मैदान कहाँ पाया जाता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कोरोमंडल तटीय मैदान कहाँ पाया जाता है। तो आधा आंध्र प्रदेश और आधा आपका उड़ीसा, तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, उत्तरी सरकार कौन से तटीय मैदान को बोला जाता है, किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये पूछ सकता है आपको, किधर का बोला जाता है, ये पूछ सकता है। और आपके पास उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल तक जो पाया जाता है इसको बोलते हैं उत्कल, उत्कल, उत्कल तटरेखा, तटरेखा या तटीय मैदान। उत्कल तटीय मैदान, उत्कल तटीय मैदान कह दें या तटरेखा कह दें, तो आपका कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो तटीय मैदान है उसको बोलते हैं उत्कल तटीय मैदान। और आपका जो आधा आंध्र प्रदेश और आधा आपका उड़ीसा का जो बोला जाता है वो आपका उत्तरी सरकार, और आपका तमिलनाडु पूरा और आधा आंध्र प्रदेश आपका कोरोमंडल। ठीक है, ये आप क्लियर, हर एक चीज में बता दें। देखिए टोटल कितने हो गए, 4 7 हैं, यहाँ 5 6 7, ये आपका 7 जो तटीय मैदान बढ़ते हैं भारत में। भारत के कितने तटीय मैदान बढ़ रहे हैं आपके पास, जो मेजरली बात करें, इंपॉर्टेंट बात करें, यहाँ तक से तो आपका अंडमान में भी बनता होगा, लक्षद्वीप में भी बनता है। तो अगर आपका मेजरली बात करें, जो मेनली बात करें, आपके पास 7 तटीय मैदान है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले आपका कौन सा आ गया, सबसे पहले आपका आ जाता है कठियावाड़। ठीक है, कठियावाड़ हो गया, जो कि गुजरात में पाया जाता है। गुजरात का जो मैदान है वो कौन सा है, कठियावाड़। दूसरा आपका पाया गया सहाद्री, मुंबई और गुजरात का, मुंबई और मुंबई बोल रहा हूँ, मुंबई तो राजधानी। महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय मैदान है उसको बोलते हैं सहाद्री या कोंकण कहते हैं, या सहाद्री देखने को मिलता है ज़्यादातर मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद कर्नाटक, अकेले सिंगल कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक आपको जो दे रहा है, ये यहाँ 2 बात हूँ, यहाँ 3 हो गया, और आपका कर्नाटक तीसरा कर्नाटक का। तो देखिए कर्नाटक में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़। तो कन्नड़ का हो गया या किनारी हो गया, कोस्टल लाइन बोला जाता है, तो कन्नड़ किनारी। ठीक है, और आपका चौथा होगा मालाबार। केरला का कौन सा होगा, मालाबार। तो चौथा आपका कौन सा होगा, मालाबार।
चौथा आपका क्या हो गया, मालाबार हो गया। और पांचवा जो आपका तमिलनाडु पूरा और आंध्र प्रदेश आधा लेके बनता है, वो बनता है कोरोमंडल। ये आपका पांचवा हो गया, ठीक है। और आपका छठा जो है, आधा आंध्र प्रदेश आधा उड़ीसा बनाता है, उत्तरी सरकार बनाता है, उत्तरी आधा उत्तरी सरकार आपका उड़ीसा आधा आंध्र प्रदेश बनाता है उत्तरी सरकार। तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है। और आधा उड़ीसा और पूरा पश्चिम बंगाल को मिलकर बनाता है उत्कल तटरेखा, नहीं उत्कल कोस्टल लाइन मैदान कहते हैं, तटरेखा कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। यह आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक जो था, जो हमारा तटीय मैदान के ऊपर था, ये हमारा हो गया। ये वीडियो हमारी काफ़ी आगे लंबी हो जाएगी अगर हम आपको पोर्ट्स के बारे में बताएंगे। इन्हीं जो आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं दोस्त, इन्हीं मैदानों के बीच में पोर्ट्स बनते हैं। टोटल कितने पोर्ट्स हैं हमारे भारत के? सभी पोर्ट्स इन्हीं मैदान में पाए जाते हैं। एक दो कुछ पोर्ट्स आपके अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। जो मेजर हम आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ लगभग आपको 7 या 6-7 पढ़ाएंगे आपको, लगभग आपको तट में वो पढ़ाएंगे पोर्ट्स यानी बंदरगाह के बारे में बताएंगे, वो भी लोकेशन के साथ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। क्योंकि देखिए, जो बड़े होंगे, जो बड़े आपके होंगे बंदरगाह होंगे, जो बड़े आपके बंदरगाह होंगे यानी पोर्ट होंगे, वही एग्जाम में आते हैं। जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो आपके सरकार, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और आपके जो छोटे वाले होते हैं वो आपके आते हैं दोस्त कहाँ पे? छोटे वाले आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो बड़े वाले एग्जाम में पूछता है तो बड़े वाले ही करवाएंगे, लगभग 6 से 7 होंगे वो भी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा क्लास में। तो आपको ये तक जो हमारा तटीय मैदान के बारे में था, कोस्टल लाइन के बारे में था, मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी ले लें, मुझसे पूछ लें, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करने में करूँगा। और दोस्त प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन में दबा कर नोटिफिकेशन ले लें दोस्त, ठीक है। टेक केयर दोस्त, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।